ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और वो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड। ये है हमारा नंबर सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, क्या होता है एक्चुअल में नंबर सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ये सब इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। अगेन मैं रिमाइंड कराता हूँ, 9th क्लास का बहुत सा पोर्शन आपको 10th क्लास में मिलता है, इसलिए 9th क्लास को अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो 10th क्लास आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम को, वो भी ब्रीफली, और नंबर सिस्टम से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट आपको नंबर सिस्टम के अंदर हम डिस्कस करते हैं रियल नंबर पे, और इसके अंदर दो नंबर होते हैं, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स होते हैं, रैशनल इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर होते हैं। आप इस सर्कल्स के कॉम्बिनेशन को देख सकते हो कि किसके अंदर क्या रहता है। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ेंगे रियल नंबर की, यानी रियल नंबर क्या होते हैं। वे नंबर जो कंसिस्ट करते हैं रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स को, उनको बोलते हैं हम रियल नंबर। जो रैशनल इरेशनल दोनों को रखते हैं वो कहलाते हैं रियल नंबर। तो ये सब हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसके चार्ट से कि किस तरह से हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो देखो, रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, यानी जो कंसिस्ट करते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर को, उसे कहते हैं हम रियल नंबर। हम यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्लेन करेंगे रैशनल नंबर को, फिर हम बाद में पढ़ेंगे इरेशनल नंबर को। तो रैशनल नंबर भी दो टाइप के होते हैं, फ्रैक्शन और इंटीजर्स। देखो, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। हम यहाँ पर एक ब्रीफ डेफिनेशन भी देख लेते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनको हम P/Q फॉर्मेशन में लिख सकते हो, और जहाँ पर Q क्या नहीं हो, जीरो के इक्वल में नहीं हो, उसको कहते हैं रैशनल नंबर, यानी P/Q फॉर्मेशन में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू जीरो हो। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिन्हें हम P/Q फॉर्मेशन में लिखते हैं और वहाँ पर Q क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल, उसको कहते हैं हम इरेशनल नंबर। ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए रैशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की। नेक्स्ट हम इरेशनल नंबर में देखते हैं। रैशनल नंबर दो टाइप के बताए हुए हैं यहाँ पर, एक तो डेसिमल वाले, एक विदाउट डेसिमल्स वाले। विदाउट डेसिमल्स वालों को बोलते हैं इंटीजर्स। विदाउट डेसिमल्स क्यों आते हैं, आपने देखा होगा इंटीजर्स के अंदर कहीं भी डेसिमल पॉइंट नंबर नहीं लगा होता है। तो जो विदाउट डेसिमल्स नंबर्स को कहते हैं हम इंटीजर्स, और जिनके अंदर डेसिमल्स पॉइंट रहते हैं उनको कहते हैं हम फ्रैक्शन। तो आप सिंपली आप समझ गए होंगे यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स भी, यानी विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर और कॉल इंटीजर्स। और फ्रैक्शन भी समझ गए होंगे, जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट होता है उनको कहते हैं हम फ्रैक्शन। तो ये सब डेफिनेशन हम यहाँ पर देख चुके हैं। रैशनल नंबर दो टाइप के, फ्रैक्शन और इंटीजर्स। विदाउट डेसिमल्स वाले को कहते हैं इंटीजर्स, और जिसके अंदर डेसिमल होता है उसको कहते हैं हम फ्रैक्शन। इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बात है, पॉजिटिव इंटीजर्स को होल नंबर क्यों कहा, क्योंकि देखो पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। अगर पॉजिटिव नंबर्स में मैं जीरो को भी इंक्लूड कर दूं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स में अगर मैं जीरो को इंक्लूड कर दूं तो उसको बोलेंगे हम होल नंबर। क्या कहेंगे उसको, होल नंबर कहते हैं। होल नंबर के अंदर क्या होते हैं, जीरो होता है और नेचुरल नंबर होता है। तो आप सिंपली समझ गए होंगे नेचुरल नंबर की डेफिनेशन भी, कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स और कॉल नेचुरल नंबर्स। तो ये सब हम यहाँ पर पढ़ा है। अब हम इसकी और डेफिनेशन देखते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, जो भी पॉजिटिव नंबर्स है वो सभी नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। यानी जैसे हम जीरो के राइट साइड में जाते हैं तो आपको क्या मिलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, और इन सभी पॉजिटिव नंबर्स को क्या कहेंगे हम, नेचुरल नंबर्स। यानी ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स और कॉल 1 to n डिनोट बाई n, इनको क्या कहेंगे हम, नेचुरल नंबर्स कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन, अगर होल नंबर की डेफिनेशन देखी जाए, अगर जीरो में मैं नेचुरल नंबर को ऐड कर देता हूँ, अगर जीरो में मैं नेचुरल नंबर को ऐड कर देता हूँ, इफ जीरो इज एड जॉइन टू नेचुरल नंबर देन द कलेक्शन इज कॉल्ड होल नंबर। यानी जीरो प्लस नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं हम होल नंबर में। अगर पॉजिटिव नंबर्स के साथ अगर जीरो आए तो इसको बोलेंगे हम होल नंबर। रिपीट, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, आपको ये सारी डेफिनेशन आनी चाहिए, रिमेंबर होनी चाहिए, अच्छे से लर्न होनी चाहिए। बहुत काम की डेफिनेशन है, बार बार आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये सारी की सारी डेफिनेशन आती है तो। नेक्स्ट हम आते हैं इंटीजर से। देखो, हम छोटे लेवल से स्टार्ट करें। नेचुरल नंबर पहले हमने पढ़ा, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन। पॉजिटिव नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल में अगर मैंने जीरो ऐड कर दिया तो होल नंबर बन जाता है। नेचुरल नंबर और जीरो और होल नंबर में अगर मैंने नेगेटिव नंबर को इंक्लूड कर दिया तो इंटीजर
इंटीजर्स बन जाता है। यानी इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या होती है? ऑल नेचुरल नंबर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो टुगेदर फॉर्म सेट जेड। देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे होल नंबर को डब्ल्यू से करते हैं, नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से करते हैं, उसी तरह इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड या आई से। ये सिंबल है जिसके द्वारा सिंपली हम बता सकते हैं कि भाई ये जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीजर्स को। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीजर्स को। तो नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटीजर्स को हम जेड या आई से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना ये डेफिनेशन। अब हम आते हैं फ्रैक्शन पे कि ये फ्रैक्शंस क्या भला होती है। देखो फ्रैक्शन वो क्वांटिटी होती है जो होल नंबर नहीं होती, यानी जो इंटीजर्स नहीं होते। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर। तो फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए? दो राशि ऐसे होनी चाहिए फ्रैक्शन में, पी अपॉन क्यू, ए अपॉन बी, इस तरह से ना फ्रैक्शन फॉर्मेशन में वो रहनी चाहिए, तो उनको बोलेंगे फ्रैक्शन। यानी एक्चुअल में अगर हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलता है? एक डेसिमल नंबर मिलता है। क्या मिलता है? एक डेसिमल नंबर मिलता है। तो फ्रैक्शन से क्या सीखा? यानी जो डेसिमल्स पॉइंट वाले नंबर रहते हैं उन सबको क्या कहते हैं हम? उन सबको कहते हैं हम फ्रैक्शन। याद रखना, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को कहते हैं फ्रैक्शन। चलो हम देखो कहाँ से स्टार्ट किया, बेसिक से स्टार्ट किया, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स और फिर इंटीजर्स के बाद फ्रैक्शन। ये इसका सर्कल अलग है। देखो मैं आपको एक सर्कल बना के समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर, ये हमारा हो गया होल नंबर, ये हमारा हो गया इंटीजर्स, और ये अलग सेपरेट अलग गोला बन गया फ्रैक्शन। और इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो बन गया रैशनल नंबर। देखो इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो रैशनल नंबर बन गया। यानी रैशनल नंबर कैन बी रिटन एज ए रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। अगर दो इंटीजर्स के रेशियो में लिख दें, ऐसे लिख दें, पी अपॉन क्यू में लिख दें, तो उसको बोलते हैं हम रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं उसको हम? रैशनल नंबर। क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात हो देखना, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, इसके अलावा 4/6 ये एक रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन इसको ना हमें क्या करना है? लास्ट नंबर तक रिड्यूस करना है। जैसे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब यहाँ पर 2/3 एक्चुअल में रैशनल नंबर है। आप समझे क्यों रैशनल? देखो अब मैंने लिखा 6/12, तो बोलेंगे सर ये रैशनल नंबर है। हाँ ये रैशनल नंबर भी फ्रैक्शन, लेकिन आप देखो यहाँ पर ये दोनों 6 भी कंपोजिट नंबर है, 12 भी कंपोजिट नंबर है। तो रैशनल नंबर को लास्ट प्राइम नंबर्स के फंक्शन में लिखते हैं, तो यहाँ इसको हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइम नंबर बनाना करें। तो बना सकते हैं 2 3 जा 6, 2 4 जा 3 2 जा 6, और छोटा कर लेते हैं। एक मिनट में इसको अरेंज कर देता हूँ, 3 से करते हैं ना। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो 2/4। एक मिनट, और 1 2 से कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, लास्ट में चाहो तो 6 से भी कर लेना। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी क्या आता है? ये 1/2। तो अब आप देखो 1/2 है, ये एक्चुअल में रैशनल नंबर है। सोचिए सर ये एक्चुअल में रैशनल नंबर? हाँ, आप इसको लास्ट तक, यानी रैशनल नंबर्स में ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया 6/12 और बोले ये रैशनल नंबर। आप बोल सकते हो रैशनल नंबर, लेकिन इसको लास्ट प्राइम नंबर तक हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है। अगर ये कंपोजिट नंबर है, इफ़ दे आर कंपोजिट, तो हमें उनको रिड्यूस करके प्राइम नंबर के फ्रैक्शन में लिखना है। यानी जो पी अपॉन क्यू है, आप अगर रैशनल नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, ये रैशनल नंबर की रियल डेफिनेशन देखो। रैशनल नंबर क्या होते हैं? यानी वो पी अपॉन क्यू फॉर्मेशन जहाँ पर क्यू नहीं है 0 के बराबर। यहाँ पर ध्यान से सुनना, पी एंड क्यू, जो दोनों पी एंड क्यू हैं, इनका कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, दोनों होंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जानते हो? यानी इन दोनों के अलावा अब इनका कोई और फैक्टर नहीं है। पी और क्यू बिलोंग टू को प्राइम नंबर, ये बिलोंग करेंगे को प्राइम। देखो आपने कंपोजिट नंबर पढ़ा, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, और को प्राइम नंबर वो रहते हैं सिर्फ जिनके 2 ही फैक्टर रहते हैं। तो पी और क्यू का, पी का एक फैक्टर रहेगा 1 और एक फैक्टर रहेगा खुद पी, क्यू का एक फैक्टर रहेगा 1 और एक फैक्टर रहेगा क्यू, यानी 2 से ज़्यादा जिनके फैक्टर नहीं रहते हैं उनको बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। तो ये है इसकी एक्चुअल डेफिनेशन। आप समझ गए होंगे इस डेफिनेशन को, मैं रिपीट कर रहा हूँ।
यानी रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू फॉर्मेशन में लिखते हैं, और जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 और जहाँ पर p और q बिलोंग टू को प्राइम नंबर्स, यानी p और q क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। यानी उनके अब और दो से ज़्यादा फैक्टर उनके होने नहीं चाहिए। और वो दो फैक्टर कौन से हैं, जैसे p का एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर p है, q का एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर q है। तो यानी इन दो फैक्टर के अलावा और इनका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। यानी अब दोनों का कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये याद रखना, दोनों का और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये होते हैं नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। तो आप समझ गए होंगे इसकी डेफिनेशन एक्चुअल में। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, इज जीरो ए रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है क्या? आप इसका आंसर दोगे नो में या यस में, आपको पता, लेकिन आप देखना एक बार वीडियो को पॉज करके देखना इसका आंसर क्या होगा। एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा, यस होगा। जीरो एक रैशनल नंबर है। हाँ देखो, रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि भाई पी अपॉन क्यू में लिख दो आप कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको पी अपॉन क्यू में लिख दो जहाँ पर क्यू बिलोंग टू 0 और पी और क्यू यहाँ पर को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो लिख सकते हैं ना 0.1, 0.2, 0.3 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो ये सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो 0 भी क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो समझ गए ना ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन की, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर। अब हम आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ये क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, जो रैशनल नहीं है, इर्रेशनल मीन्स नॉट रैशनल, यानी जो रैशनल नहीं है वो कहलाएंगे इर्रेशनल नंबर। समझ गए ना, इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ इंटीजर्स। देखो इस तरह से उनको रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर होता है और विथ नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर यानी उनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, विथ नो कॉमन फैक्टर। देखो मैंने बोला ना, इन दोनों के बीच में अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनको बोलेंगे हम को प्राइम नंबर, यानी वो नंबर जिनके दो से, देखो एक तो इसका कॉमन फैक्टर 1 होगा दोनों का, एक से ज़्यादा, यानी सिर्फ आप देखोगे, मैंने डेफिनेशन जो बताई थी थोड़ा सा उसको रिपीट कर देता हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि 1p इसका फैक्टर है, 1q इसका सेल्फ फैक्टर है। अब इन दोनों के कॉमन फैक्टर हम देखते हैं, को प्राइम, तो सिर्फ इनका एक कॉमन फैक्टर होता है 1, एक से ज़्यादा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता। यानी p और q फॉर्मेशन होनी चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, यानी इनके एक से ज़्यादा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। दो तो इनके फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन अभी दो के अलावा और कोई इनके कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। देखो कॉमन फैक्टर तो एक्चुअल में इनका एक ही है, वैसे सेल्फ खुद नंबर भी उसका फैक्टर हो सकता है, जैसे 12 है तो जैसे 2 है तो 2 का फैक्टर 1 और 2 हो सकता है, 3 का फैक्टर 1 और 3 हो सकता है। अब इनके अलावा और कोई इनके और फैक्टर नहीं होने चाहिए। अगर कंबाइन में बात करें तो दो नंबर्स के एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उन नंबर्स को बोलते हैं हम को प्राइम नंबर्स। यानी को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, जिनके एक से ज़्यादा कोई और फैक्टर नहीं होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव दिस √3 इज ए इर्रेशनल नंबर्स। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्लासेस के लिए, 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है, कई बार पूछा जाता है। अब आपको यहाँ पर √3 को इर्रेशनल प्रूव करना है, तो आप इर्रेशनल की डेफिनेशन क्या बताओगे। देखो मैं एक बार लिख देता हूँ, सर हम इर्रेशनल की डेफिनेशन बताएंगे जो रेशियो ऑफ इंटीजर्स के रूप में एक्सप्लेन नहीं किए जाते हों। आप बोलोगे सर जिनको इंटीजर्स का रेशियो के रूप में नहीं लिख सकते वो कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर, लेकिन कैसे, तो इसके लिए आप इसका उल्टा करो, आप इसको पहले क्या मान लो, रैशनल नंबर मान लो। रैशनल नंबर मान लो कि भाई √3 जो है वो रैशनल नंबर है, क्या है, रैशनल नंबर है। बाद में आप क्या करना, आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता है कि भाई रैशनल नंबर क्या होता है, जिनको p अपॉन q इंटीजर्स की फॉर्मेशन में लिख सकते हैं और जहाँ पर 0 नहीं है, और p और q दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर p और q को प्राइम है तो ही ये रैशनल होगा ना, p और q दोनों के दोनों को प्राइम है तो ये रैशनल होगा। मतलब p और q का एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। मतलब अगर p और q का एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर मैंने निकाल दिया तो p और q क्या नहीं होगा, रैशनल नहीं होगा। और जब आप बताओ p और q रैशनल नहीं होगा तो p और q क्या होगा, इर्रेशनल होगा। मतलब √3 उस टाइम पे क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है। मतलब हमको क्या करना है, इसको रैशनल मान लो, फिर सोल्व करो और प्रूव कर दो कि भाई ये रैशनल ही नहीं है। जब ये रैशनल ही नहीं है तो दूसरा बचता क्या है, फिर इर्रेशनल बचता है।
आपने पढ़ा रियल नंबर दो ही तरीके के तो होते हैं, या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। हम क्या करते हैं, इरेशनल का तो ऐसा कोई फॉर्मेशन है नहीं, तो हम ये दिखा देते हैं कि भाई ये रेशनल नहीं है। अब आप बताओ, जब √3 रेशनल नहीं होगा तो बचा क्या, इरेशनल बचा। कैसे प्रूव करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम मान लेते हैं, मैं यहाँ मान लेता हूँ कि भाई √3 क्या है, रैशनल नंबर है। देखो सिंपल मैं आर लिख रहा हूँ, मतलब √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। √3 क्या है, रैशनल नंबर है। तो भाई बराबर, जब √3 रैशनल नंबर है तो √3 को मैं लिख सकता हूँ P/Q की फॉर्मेशन में। अरे लिख सकता कि नहीं लिख सकता, लिख सकता। आप ही ने तो बोला भाई सर जब कोई नंबर रैशनल होता है तो हम उसको P/Q की फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्यों 0 भी नहीं है। चलो मैं दोनों साइड का क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। √3 का भी कर देता हूँ और पी का इसका भी कर देता हूँ, P² और Q²। मैंने दोनों साइड का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। √3 का करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूँ, अगर मैं √3 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है, 3 आता है। और ये होता है P²/Q², यही होता है ना। अब मैं P² निकालूँ, Q² निकालूँ। चलो मैंने P² निकाला, तो P² बराबर क्या होता है, 3Q²। होता कि नहीं होता, P² बराबर क्या होता है, 3Q²। अब आप देखो P² किसके बराबर है, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ P² किसके बराबर है, 3Q² के बराबर। कर दिया हमने, कुछ भी नहीं किया। मैंने √3 को रैशनल मान लिया यहाँ पर फर्स्ट वाले में, फिर √3 को P/Q के बराबर लिख दिया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो √3² P²/Q²। √3 का हुआ तो 3 हो गया, P²/Q²। क्रॉस मल्टीपल किया तो P² बराबर 3Q²। अब यहाँ देखो आप, P² बराबर क्या आ गया, 3Q²। मतलब कोई भी नंबर है P², मान लो कोई भी नंबर है, वो क्या होगा, 3 और कोई Q² के मल्टीपल के बराबर है। मतलब इस P² में किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। अरे P² में 3 का भाग जाएगा तभी तो Q² बचेगा। मतलब P² के अंदर 3 है, मतलब P² के अंदर 3 है, मतलब 3 का भाग P² के अंदर जाता है, मतलब P² का एक फैक्टर 3 है। इसका मतलब यही तो है कि भाई P² का एक फैक्टर क्या है, 3 है। अब देखो मैं एक नंबर लिखता हूँ आपको, जैसे मैंने लिख दिया 4²। 4² का एक फैक्टर 2 होता है, लिख दिया। होता है कि नहीं होता, अरे 4² का मतलब 16 ना, और 16 में 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो मैंने एक नंबर लिख दिया कि भाई 4² है और 4² का फैक्टर है 2। फैक्टर का मतलब कि भाई उस 2 का भाग उस 4² में जाता है, जाता ही नहीं जाता। 4² का मतलब होता है 16 और 16 में 2 का भाग जाता है, सिंपल है। तो आप देखो 4² में अगर 2 का भाग जाता है तो 4 में 2 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। अगर किसी नंबर के स्क्वायर में किसी नंबर का भाग जाता है तो उस नंबर में भी उसका भाग जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, किसी नंबर के स्क्वायर में अगर किसी नंबर का भाग जाता है, अगर 4² में 2 का भाग जाता है तो 4 में भी किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। मतलब P बराबर 3Q² भी हो सकता है ना। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता, यानी P² में अगर 3 का भाग जाता है तो P में भी 3 का भाग जाता है, सिंपल यही है ना। 4² में अगर 2 का भाग जाता है तो 4 में भी 2 का भाग जाता है, मतलब 2 फैक्टर है अगर 4² का तो 2 फैक्टर होगा 2 का भी, तो 2 फैक्टर होगा 4 का भी। इसी तरह से 3 फैक्टर है P² का तो 3 फैक्टर होगा P का, यानी यहाँ पर 3 फैक्टर इज 3 किसका फैक्टर हो गया, P का फैक्टर हो गया। इसके हिसाब से तो यही हो गया ना भाई, P² = 3Q², यानी P² में 3 का भाग जाता है, P बराबर 3Q², मतलब P में भी 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर 3 फैक्टर हो गया P का। चलो ये काम हो गया। मतलब आप क्या समझे इससे, मुझे एक बात बताओ क्या समझे। मैं एक बात समझा कि भाई P के अंदर ना 3 होगा। कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर तभी हो सकता है ना जब उसके अंदर ऑलरेडी वो नंबर हो। तो अगर P बराबर 3Q² है, इसका मतलब P के अंदर क्या है, 3 है। इसका मतलब क्या है, P के अंदर 3, यानी P के अंदर 3 होगा। जैसे मान लो 6 में 3 का भाग जाता है वो तो आपको पता है। तो 6 के अंदर 3 होगा तभी तो जाएगा, मतलब 3 × 2 होगा, तभी तो इसमें 3 का भाग जाएगा। तो उसी तरह से P के अंदर क्या है, 3 है। आपको पता है ना P के अंदर क्या होगा, 3 होगा, तभी तो P का फैक्टर हो गया ना 3, तभी तो P का फैक्टर क्या हो गया, 3। यानी P बराबर होगा 3m, यानी P के अंदर 3 का कोई तो मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। तो मैं ये कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ। आप सबको पता है कि भाई, आपको पता है सर आई नो कि 3 फैक्टर है P का, मतलब P के अंदर क्या होगा, 3 होगा, यानी P बराबर क्या हो सकता है, 3m हो सकता है। अरे P बराबर क्या हो सकता है, 3m हो सकता है ना, क्योंकि P के अंदर 3 है। अब ये वाली वैल्यू देखो, ये तो हो गई एक इक्वेशन नंबर 1 कि भाई 3 फैक्टर है P का। अब P बराबर 3m मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, यानी P की जगह मैं लिख देता हूँ 3m² =
3q², 3m का स्क्वायर किया तो 9m² हो गया इक्वल टू 3q²। देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी यहाँ पर क्या आ गया 3m² इक्वल टू q²। यानी इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दिया मैंने, q² इक्वल टू 3m²। सिंपल है। अब यहाँ से क्या बात सीखने को मिली, यहाँ से हमें दूसरी बात सीखने को मिली कि सर आपने उस वहाँ बोला था कि भाई p² बराबर 3q², तो भाई p² में 3 का भाग जाता है। सेम यहाँ पर हो गया q² बराबर 3m², मतलब q में किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। मतलब q² अगर q² का फैक्टर 3 है तो q का फैक्टर भी 3 हो जाएगा ना, सेम उसके जैसे। आपको भी पहले वाला एग्जांपल समझाया था ना भाई, 4² बराबर 2p लिख दिया, मतलब 2 फैक्टर है 4² का, तो 4 बराबर 2p भी हो सकता है ना कि भाई 4 में भी 2 का भाग जाएगा। तो सेम सिचुएशन यहीं पे, वही सिचुएशन यहाँ पर काम कर रही है कि अगर q² का फैक्टर 3 है, अगर q² का फैक्टर 3 है, q² का फैक्टर 3 है तो q का फैक्टर भी क्या होगा 3 होगा, तो q का फैक्टर भी क्या होगा 3 होगा। ये हो गई हमारी नंबर 1 2, यानी q3 किसका फैक्टर हो गया। देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आप एक बात देखने को मिली होगी, यहाँ पर 3 फैक्टर इज q, 3 किसका फैक्टर है, q का फैक्टर। अब समझो 3 फैक्टर है p का और 3 फैक्टर है q का। आपको एक बात जानने को हैरान होगी, भाई ये 3 फैक्टर है p का भी और 3 फैक्टर है q का भी। हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि p और q रैशनल नंबर होंगे अगर वो दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये खड़ी हो गई कि p और q का कॉमन फैक्टर एक के अलावा एक फैक्टर और पता लग गया हमको 3, यानी p में भी 3 का भाग जाता है। देखो 3 फैक्टर p और q में भी 3 का भाग जाता है, यानी 3 फैक्टर q। इससे एक बात प्रूफ हो गई कि भाई ये नंबर रैशनल नहीं हो सकता, क्योंकि रैशनल नंबर की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि p अपॉन q नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर p और q बिलोंग करने चाहिए किसको, p और q बिलोंग करने चाहिए को प्राइम नंबर को। किसको बिलोंग करने चाहिए, को प्राइम नंबर को। यानी इन दोनों का एक के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी 1 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बट 3 और कॉमन फैक्टर है इनका, दोनों का क्या कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब p और q नॉट, इसका मतलब रैशनल, यानी इसका मतलब मैं सिंपल लिख देता हूँ √3 क्या नहीं होगा, रैशनल नहीं होगा। √3 इज नॉट रैशनल नंबर। जब √3 रैशनल नहीं है तो अभी बचा क्या, अरे √3 रैशनल ही तो बचा क्या, √3 इज इर्रेशनल नंबर, यानी √3 क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। जब √3 रैशनल ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। आप इसको फिर से एक बार देख लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 10th क्लास में हर साल ये पूछा जाता है। सिंपली हमको क्या करना है कि √3 को इर्रेशनल प्रूव करना है। तो आप मान लो कि भाई √3 रैशनल है। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि √3 रैशनल भी नहीं प्रूफ होगा। क्यों प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि रैशनल की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि भाई p अपॉन q फॉर्मेशन होनी चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर जो p अपॉन q है, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी उनका एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए। बट हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई कि हमारे पास यहाँ पर इसका एक के अलावा 3 भी कॉमन फैक्टर आ गया, मतलब एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर हो गया। 1 तो एक है ही कॉमन फैक्टर, इसके अलावा 3 भी कॉमन फैक्टर आ गया, यानी एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर आ गया। इसका मतलब √3 इज नॉट रैशनल नंबर। जब √3 रैशनल नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, √3 इज ए इर्रेशनल नंबर। समझे कि नहीं समझे, ये है इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन। और रैशनल और इर्रेशनल दोनों ही आते हैं किसके अंदर, दोनों ही आते हैं रियल नंबर के अंदर। ओके, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन रैशनल नंबर की और इर्रेशनल नंबर की। आज तक की क्लास यहीं तक है, आपके लिए होमवर्क है, आप प्रूव करो √3 √5 इज इर्रेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है दोनों के दोनों, कि √3 और √5 भी क्या इर्रेशनल होते हैं। सेम ये वाला प्रोसेस फॉलो करना। इस वीडियो को बार बार देख लेना, अगर आपको ये समझ नहीं आए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज के एक पार्ट को सोल्व किया। हमने आज रैशनल पढ़ा, इर्रेशनल पढ़ा, और एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सोल्व किया, √3 को प्रूव किया इर्रेशनल नंबर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।